हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका एचपीएससी पीजीडी का जो एग्जाम है, आपका जो प्री एग्जाम है वो बहुत पास में आपका रह गया है। बहुत ही राउंड अबाउट आपका 1 महीना रह गया है। सो आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो आपके यूट्यूब पर लेकर के आई हूँ। आपका बैच तो चल ही रहा है दुरीना एप्लीकेशन पर। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हो। जिन्होंने भी एनरोल किया है, आई होप आप सभी लोग अपनी क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं। सो वहां पर आपको पीडीएफ्स वगैरह भी मैंने सभी अपलोड कर दी है। अभी आपके जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपके यहाँ पर यूट्यूब पर मैंने स्टार्ट करे हैं, तो कोशिश करेंगे कि ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, एचपीएससी पीजीडी के लिए है और साथ ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। एचटेट के लिए तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, साथ ही ईएमआरएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और चंडीगढ़ पीआरटी के लिए भी ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप बिकॉज पता है मैं यहाँ पर ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि आप जो सीडीपी है वो एक ऐसा सागर, आप जितना भी इसके प्रैक्टिस करें उतना कम है। तो जहां से भी आपको जिस भी मात्रा में जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको हर एग्जाम के लिए उन क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका जो लर्निंग का लेवल है वो एनहांस होता है, उससे कम नहीं होता। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, आपको यहाँ से ये सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला। एंड में आप मुझे बताएंगे भी आपके यहाँ पर कितने नंबर आ रहे हो, और अगर आप ऐसे सवालों को अगर आप सोल्व कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो काफी अच्छी हो चुकी है। Which one of the following strategy adopted by the teacher will not help in social development of children? इनमें से कोई एक ऐसी रणनीति है, कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, इसको अगर टीचर अपनाए तो वो बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो बच्चे का डेवलप नहीं होगा। यानी कि आपको नहीं बताना है कि कोई आप इन चारों में से कोई 3 ऐसी है जिससे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होगा और कोई एक ऐसी है जिससे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहला है आपका ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप गेम्स। जब हम ग्रुप्स के अंदर कोई भी गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप खुद से सोच के देखो भाई सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है। चलो पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कल्चर प्रोग्राम्स, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करने में, या फिर डिबेट कंपटीशन को आयोजित करने में, या फिर ऐसे कंपटीशन को जब आयोजित करते हैं टीचर तो फिर डेवलपमेंट नहीं होता है। तो सामाजिक विकास का क्या मतलब होता है? सामाजिक विकास का मतलब कि बच्चा जो है खुद अपने आप में ही नहीं है, बल्कि वो सभी के साथ इंटरेक्ट करते हुए लर्निंग कर रहा है, सभी के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हुए चल रहा है, सोसाइटी को अच्छे तरीके से सीख रहा है, समझ रहा है, अपने वैल्यूज को सीख रहा है। तो वो सारा इस चीज के अंदर आता है। जब हम ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाते हैं तो कह रहा है ग्रुप गेम्स। जब ग्रुप्स में गेम्स होते हैं, जब कोई भी बच्चा समूह में खेल रहा है तो कहीं ना कहीं अपने पीयर्स के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसका सामाजिक विकास यहाँ से बिल्कुल होगा। जब कल्चरल प्रोग्राम्स आते हैं, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम्स आते हैं, उसके अंदर भी बच्चा सभी के साथ इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो इससे भी होगा। डिबेट कॉम्पिटिशन बच्चा अकेले तो करेगा नहीं, बच्चा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ या जो भी उसका ग्रुप्स है उसके अंदर करेगा, और इससे बच्चे का जो ब्रेन का जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा होता है। जब ग्रुप्स में कोई डिबेट वगैरह होता है तो बच्चा उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, साथ ही अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करता ही है और जो और बच्चे हैं उनसे भी चीजें सीखता है। तो यहाँ पर भी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होगा। जहां पर नहीं होगा ना, वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ऑर्गेनाइजिंग ऐसे कंपटीशन। बिकॉज निबंध प्रतियोगिता में तो क्या ही होगा, बच्चा सिर्फ वो ही लिखेगा जो उसको आता है, तो उस यहाँ से उसका कुछ भी सामाजिक विकास हो नहीं रहा है। वो बस अपने आप में ही जो उसे चीजें आती हैं वो वही चीजें लिख करके आ जाएगा। तो यहाँ से सोशल डेवलपमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, सही नहीं है, आपको वो बतानी है। कई बार हम क्या करते हैं ना, हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ जाते हैं और हम ये नहीं देखते पूछा क्या है। आजकल नहीं के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, असंगत कौन सा है, इनकरेक्ट है वो बताना है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपसे पूछे जा रहे हैं। मेनली यही पूछे जाते हैं आज के टाइम में। तो ये कह रहे हैं मैचुरेशन से बात करी जा रही, परिपक्वता तो बहुत बार हमने डिस्कस किया है। ठीक है, जो एचटेट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी डिस्कस कर लिया है। एचपीएससी पीजीडी वालों को भी मैंने बताया है। एचपीएससी पीजीडी का जो सिलेबस है वो बहुत महीनों पहले ही आपका यूट्यूब पर कवर कर चुकी हूं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर आपके साथ मैंने सारे टॉपिक्स को यूट्यूब पर भी डिस्कस किया है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपके साथ बैच में ही आ रही हूँ, ये सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आपके साथ यूट्यूब पर डिस्कस कर चुकी हूँ। काफियों ने वो देख भी लिया है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको भेज दूंगी, आप उस प्लेलिस्ट को भी देखिए अच्छे से। उसको देखने से ही आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे।
तो ये कह रहे हैं मैचुरेशन जो है, मैचुरेशन मतलब परिपक्वता, और जब परिपक्वता की बात आती है तो ये किससे रिलेट करता है, ये हमारी हेरिडिटी से, हमारे अनुवांशिकता से रिलेट करता है। और हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, जो जीन्स आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं, जो नेचुरल होते हैं, ठीक है, तो ये आपके अंदर जो चेंजेस होंगे वो प्राकृतिक रूप से तो होंगे ही, बिकॉज वो आपकी हेरिडिटी से रिलेट करते हैं। और जब बात अनुवांशिकता की आती है तो आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, वो तो प्राकृतिक होता है। तो आपको इनकरेक्ट बनाना है, इसलिए ए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तो इनकरेक्ट नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं मैचुरेशन में चेंजेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब सहज रूप से होते हैं। तो नेचुरल है सारी चीजें, तो वो भी स्पॉन्टेनियस ही होगा, ठीक है। जब मैचुरेशन होता है, जब परिपक्वता के अंदर जो बदलाव आते हैं तो वो भी आपके सहज रूप से ही होते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप कुछ जल्दी करवा सकते हो, कुछ आप धीरे करवा सकते हो, तो वो एक नॉर्मल अपनी जो रेट होती है उसके अकॉर्डिंग होगा। सी कहता है मैचुरेशन जनरली चेंजेस आर जेनेटिकली प्रोग्राम, जो सारी चीजें हैं वो आपकी अनुवांशिक रूप से होती है, जेनेटिकली होती है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है, इसके अंदर तो सारी चीजें आपकी हेरिडिटी से रिलेट होती है, आपके जेनेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो सी भी बिल्कुल सही है। अब बचा आपका डी, मैचुरेशन सोलली। अब देखो ऐसे ना ये कुछ शब्द होते हैं जो आपके नेगेटिव शब्द होते हैं, सोलली, ओनली आ जाए, ठीक है, सोलली आ जाए, तो ये कुछ ऐसे शब्द है जो कभी भी सही नहीं होते। तो परिपक्वता मतलब एकमात्र रूप से, पूर्णतः आप इसको कह सकते हो, डिपेंड करती है न्यूट्रिएशन पे, क्या आपके खान पान पे आपकी जो परिपक्वता है वो डिपेंड करती है। हमने अभी बात की है कि ये किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, आपके हेरिडिटी पर डिपेंड करती है। तो हेरिडिटी का आपके खान पान से कोई लेना देना नहीं है। हेरिडिटी के अंदर जो भी ट्रेड्स आपको आपके पेरेंट्स से मिल गए, वो आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी आप बाहरी चीज इस्तेमाल कर लो, वो आपके अंदर सेम रहेंगे, वो फीचर्स आपके अंदर एज इट इज रहने वाले हैं टिल योर लास्ट ब्रेथ, ठीक है। तो मैचुरेशन क्या है, पूर्णतया आपके खान पान पर डिपेंड नहीं करती। तो आपका जो डी है ना, ये पॉइंट गलत है। आप कह रहा है कि ओनली ए भी हो या ओनली डी, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिकॉज ओनली जो डी आपका सेंटेंस है ये आपका क्या है, पूरी तरीके से इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। बाकी सारी चीजें जब हम परिपक्वता को पढ़ते हैं तो आपकी सही है। नेक्स्ट है इमोशनली ब्रोकन चाइल्ड कैन बी आइडेंटिफाइड बेस्ट बाय। एक भावनात्मक रूप से टूटे हुए बच्चे को की पहचान कैसे करी जा सकती है, सबसे अच्छे तरीके से कैसे करी जा सकती है। भावनात्मक रूप से टूटा हुआ बच्चा मतलब इमोशनली बिल्कुल ही बच्चा जो है स्टेबल नहीं है, वो बिल्कुल ही अनस्टेबल है, तो उसको कैसे आप पहचान सकते हो। इसके लिए आपको कोई टेस्ट करना पड़ेगा, क्लास मॉनिटर के द्वारा, क्लास के अंदर जो मॉनिटर होता है उसके द्वारा, क्लास टीचर के द्वारा, या फिर क्लासमेट्स के द्वारा। तो इस चीज को आप सिंपली आसानी से समझ सकते हो। जो आप क्लास टीचर आप बनने जा रहे हो, जब आप सिलेक्ट होंगे, जब आप अपने स्कूल्स में जाएंगे, जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपने इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ा है, भावनात्मक विकास को पढ़ा है, ठीक है। इस भावनात्मक विकास को आपने इसलिए ही पढ़ा है कि आप बच्चों को समझ पाए, आप जिस स्टेज के बच्चों को पढ़ाएंगे आप उनका एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट समझ पाए। तो अगर आपको कोई बच्चा ऐसा इमोशनली ब्रोकन बच्चा मिलता है तो आप ये सारी चीजें पढ़ करके जा रखे, आप इजीली उनको वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो प्रॉपर गाइडेंस या फिर काउंसलिंग हो सकती है वो आप उनको दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इसमें से कौन सी योग्यता जो है वो संज्ञानात्मक विकास का एक कार्य नहीं है, नहीं पूछा है फिर से, ठीक है, नोट पूछा है। इसमें से कौन सी एक ऐसी योग्यता है जो संज्ञानात्मक विकास के पहलू से नहीं जुड़ी होती। रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन, टाइम आने पर सूचना को याद करना, किसी भी नई इंफॉर्मेशन को लर्न करना, या फिर प्लान करना, डिसीजन मेकिंग, आपके जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो, या फिर प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एट ए फास्ट स्पीड। तो देखो इससे भी आप आराम से समझ सकते हो, है ना, कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से है ना, तो आप फिर क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, कितने भी लेवल का हो, आप उसको आराम से कर सकते हो। अगर आपने डेवलपमेंट पढ़ रखा है, एस्पेक्ट्स पढ़ रखा, आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, तो आपको इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर करने में। इंफॉर्मेशन को रिकॉल बिल्कुल करते हैं, कैसे करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आप चीजों को याद करते हो, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमसे नोट पूछा है, नई इंफॉर्मेशन को भी हम सीखते हैं, हम प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग तो करते ही हैं इसमें। अब इसमें जो ये कह रहा है वाद्य यंत्र को तीव्र गति से बजाना, इसके लिए आपके दिमाग का क्या, आपका कौशल है ये, अगर आपको आता है तो आप बजा लेंगे इसके अंदर। इसके लिए आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये कोई कार्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बाकी तीनों ऑप्शन आपके इसके फंक्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। What is the most probable cause of a mal-adjusted child? एक
एडजस्टमेंट होता है मतलब बच्चा समायोजन कर पा रहा है, और जब बच्चा समायोजन नहीं कर पाता ना तो फिर वो माल एडजस्टेड हो जाता है, मतलब कुसमायोजन हो जाता है, वो सिचुएशन के प्रति एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसमें से कौन सा कारण हो सकता है? अगर बच्चा समायोजन नहीं कर पा रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? हिज या हर वीक इमोशनल डेवलपमेंट, उसका कमजोर भावनात्मक विकास, उसका लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसका जो पृष्ठभूमि है, जो आर्थिक पृष्ठभूमि है वो बहुत कमजोर है, या फिर उसका पुअर परफॉर्मेंस एग्जाम्स में, या फिर उसकी लो इंटेलिजेंस लेवल, उसका जो बौद्धिक स्तर है वो कम है। तो एक बच्चा है भाई वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो उसका कौन सा यहाँ पर कारण हो सकता है? तो देखो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का मतलब क्या है भाई, उसका कहीं ना कहीं उसके जो पैसे वगैरह उसकी बात की जा रही है, इकोनॉमिक रूप से वो बच्चा स्टेबल नहीं है, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना भाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से पढ़े होते हैं, या फिर जिनके पास पैसा नहीं होते, फिर भी वो मेहनत करके काफी आगे निकल जाते हैं। तो इसका माल एडजस्टमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बस वही बच्चे एडजस्ट कर सकते हैं जो प्रॉपर अच्छे वेल सेटल्ड है, अच्छे रिच फैमिली से आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। पुअर परफॉर्मेंस की भी बात लगा लो, या फिर लो इंटेलिजेंस, ये भी आप यहाँ पर नहीं मान के चल सकते हो, बिकॉज आपने देखा होगा जो बच्चे स्कूल टाइम पे बहुत ही लो होते हैं वो आगे जाकर के बहुत अच्छा अफसर बन जाता है, ठीक है। जिसका इंटेलिजेंस लेवल कम है वो आगे जाकर के बहुत अच्छा काम कर देता है। बैक बेंचर्स होते हैं आजकल जो आईएएस बनते हैं, मैं ये नहीं कह रही भी सारे आईएएस बैक बेंचर्स बनते हैं, बट आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी। कोई जैसे अपने बारे में बताता है भाई मैं मुश्किल से पास हुआ था और आज वो आईएएस है, आईपीएस है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चीजें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो लेकिन जब बच्चा इमोशनली डेवलपमेंट, अगर बच्चे का भावनात्मक रूप से जो विकास है बच्चे का अगर वो अच्छे से नहीं हुआ है तो फिर बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग will be of little consequence in order to develop positive self esteem among students। जितने भी आपके छात्र हैं उनके बीच में एक सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है? मतलब उनका आत्मसम्मान। तो इनमें से कौन सा इन ऑर्डर टू डेवलप एक सकारात्मक आत्मसम्मान बच्चों के अंदर आपको कहीं ना कहीं लेकर के आना है, तो किसका एक लिटिल कंसिक्वेंस है, मतलब कम महत्व लगा सकते हो आप। लिटिल कंसिक्वेंस मतलब जिसका महत्व बहुत कम है। तो बच्चों के अंदर एक आत्मसम्मान विकसित करने में इनमें से किस पॉइंट के अकॉर्डिंग कह रहा है भाई कम महत्व है, किसका कम महत्व है? तो फर्स्ट कह रहा है गोल्स ऑफ अ स्टूडेंट शुड बी अचीवेबल एंड रिलेवेंट। छात्रों का लक्ष्य प्राप्ति योग्य और प्रासंगिक होना चाहिए है। पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस हो, ओवर प्रोटेक्शन बच्चे को देना, या फिर एक ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन देना। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 आपको आराम से दिख रहा है। जब हम बच्चे को ओवर प्रोटेक्शन करते हैं, भाई एक तो होता है बच्चे को अपना काम करने दो, वो अपने अकॉर्डिंग चीजें सीखेगा। आप अगर उसको ओवर करेंगे हर चीज में तो ओवर एक नेगेटिव शब्द हो जाता है। तो आप जब बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दब जाता है, वो सीख नहीं पाता। तो बच्चे का जो आत्मसम्मान है वो कैसे विकसित होगा? जब आप हर चीज में अति कर रहे हैं, उसका तो ओवर कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो बच्चे का गोल है वो तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंस तो एक अच्छा वर्ड है, एक पॉजिटिव शब्द है, तो ये तो गलत नहीं हो सकता है। एक ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन भी एक पॉजिटिव शब्द है, तो आप ये भी गलत नहीं कर सकते हो। लेकिन जो अति संरक्षण देना है वो आपका यहाँ पर एक लिटिल कंसिक्वेंस हो जाता है, जो महत्व नहीं रखता उसके सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने में। नेक्स्ट है, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं जो आए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन वो नहीं है जो मैंने बनाई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, केवीएस के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अ टीचर गिव्स सेवरल एग्जांपल्स एंड देन डिराइव्स द रूल फॉर एक्सप्लेनिंग अ कांसेप्ट कॉम्पिटेंसी। तो वो क्या यूज कर रहा है? वो कह रहा है कि पहले वो कुछ एग्जांपल देता है, बाद में फिर वो रूल की तरफ बढ़ता है। तो जब हम सी टेट करते हैं, जब हम एच टेट करते हैं, तो हम लोग इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच को करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल टू रूल किस में जाते हैं? तो एक होता है एग्जाम्पल टू रूल जाना, यानी कि सिंपल से स्पेसिफिक में जाना। एक होता है रूल से एग्जाम्पल में जाना। तो जब हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं तो वो आपका इंडक्टिव अप्रोच होता है, ठीक है। अगर आपको ध्यान में हो तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, पहले बहुत सारी चीजें बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम क्या बताते हैं, रूल बताते हैं, ठीक है। पहले हम चीजों को खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, बाद में फिर हम किसी स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं। जबकि डिडक्टिव में क्या होता है, हम पहले रूल बता देते हैं कि भाई चीजें ऐसे ऐसे होगी, और बाद में फिर क्या होता है उस चीज का हम एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज को करते हैं। तो ये जो इंडक्टिव अप्रोच है ये आपकी बॉटम अप अप्रोच हो जाती है, यानी कि आप नीचे से ऊपर जाते हो, और ये आपकी बॉटम डाउन होती है, ठीक है। ये आप टॉप डाउन होती है, बॉटम डाउन नहीं टॉप डाउन होती है, यानी कि आप ऊपर से नीचे जाते हो।
ठीक है, जबकि ह्यूरिस्टिक और इन्वेस्टिगेटरी में बच्चा खुद से सारी चीजें करता है, टीचर एक तरीके से उसको काम दे देता है और बच्चा खुद से ही चीजों को एक्सप्लोर करता है। तो इसका जो आंसर आ जाता है वो आपका इंडक्टिव अप्रोच आ जाएगा, जो कि एग्जाम्पल से रूल जाते हैं। नेक्स्ट है, अ टीचर मस्ट हैव मास्टरी ओवर हिज हर सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू। एक अध्यापक की अपने सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी होना जरूरी है, यानी कि अध्यापक जो है अपने जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने जाना उसके ऊपर उसकी कॉम्पिटेंसी हो, उसके ऊपर उसकी मास्टरी हो, उसका जो है सब कुछ उसको आता हो। क्यों जरूरी है? ताकि वो मोटिवेट कर सके स्टूडेंट्स को, टीचिंग को इफेक्टिव बना सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, पॉपुलर होने के लिए जरूरी है या फिर सिर्फ बच्चों को इंप्रेस करने के लिए जरूरी है। तो इस पे तो आंख मूंद के आप आंसर मार्क कर सकते हो, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। जब तक आपको ही अपना सब्जेक्ट नहीं आएगा, आप अपने बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ अ गुड डिस्कशन इन द क्लास। कक्षा में अच्छी चर्चा होने की मूलभूत शर्त क्या है? अच्छा डिस्कशन हो क्लास में, इसके लिए क्या जरूरी है? मास्टरी ऑफ द कंटेंट बाय टीचर, टीचर के द्वारा जो कंटेंट जो आपका चर्चा का विषय उसके ऊपर आपकी मास्टरी होना जरूरी है। आपका टीचिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, आपके डिसिप्लिन अच्छी होनी चाहिए, या फिर यूनिटी ऑफ द पर्पज एंड इंटरेस्ट ऑफ द क्लास। देखो डिस्कशन हो रहा है तो किसके बीच में हो रहा है? बच्चों के बीच में तो हो रहा है डिस्कशन, तो इससे टीचर ठीक है, ये सारी अच्छी बात है भाई। एक टीचर का कंटेंट पर पकड़ हो, एक टीचर की टीचिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसका डिसिप्लिन भी अच्छा होना चाहिए, वो अच्छी बात है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास में चर्चा की मूलभूत शर्त क्या होती है? तो क्लास में चर्चा कब होगी? जब बच्चे इंटरेस्ट दिखाएंगे, जब बच्चों का एक यूनिटी होगी किसी भी एक टॉपिक पर। ऐसा तो नहीं आप जाएंगे और आप कह देंगे इस टॉपिक पे चलो बोलना शुरू करो। आप पहले अपने क्लास का इंटरेस्ट जानेंगे, भाई मेरी क्लास चाहती क्या है, मेरी क्लास को किस टॉपिक में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सारी चीजें देखी जाती है। तो मूलभूत शर्त क्या हो जाती है? यूनिटी ऑफ द पर्पज। आप किस पर्पज के लिए काम करें, उसके अंदर बच्चों में यूनिटी है क्या, बच्चों की रजामंदी है, या फिर बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों आप जो टॉपिक करवा रहे हो उसके अंदर बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्स डिलीवरी इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इसमें से एक अध्यापक केंद्रित उपागम में आपकी कोर्स डिलीवरी मतलब जो विषय आप पढ़ा रहे हो, कोर्स को पढ़ाने की एक विशेषता नहीं है, वो पूछी है। अब देखो सेंटर कौन सी अप्रोच है? ये टीचर सेंटर अप्रोच है, बच्चे का नहीं है, बच्चे को सेंटर में नहीं रखा गया। किसको? शिक्षक केंद्रित उपागम है। शिक्षक केंद्रित उपागम है मतलब बच्चे का कहीं दूर दूर से लेना देना नहीं है, टीचर का ही है। टीचर का इंटरेस्ट देखा जा रहा है, टीचर का सारी चीजें टीचर को लेकर की है, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए? होना आज के टाइम में तो बच्चे को ही हम लोग सेंटर में रखते हैं, बट क्वेश्चन कह रहा है कि टीचर सेंटर अप्रोच में कौन सी एक विशेषता नहीं है कोर्स डिलीवरी की? लेक्चर मेथड, एक्टिव लर्निंग, नो यूनिट प्लानिंग एंड नो यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट एंड एग्जामिनेशन फॉर समेटिव पर्पस। अब देखो भाई टीचर सेंटर अप्रोच है तो बच्चा तो बिल्कुल भी केंद्र में नहीं है, बच्चे के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है, टीचर ने अपनी सुविधा यहां पर देखी है। तो अगर टीचर सेंटर अप्रोच है मतलब टीचर की पूरी मर्जी चलेगी, टीचर को जैसा मन करेगा वैसा वो पढ़ाएगा, उसका जैसा मन करेगा वो वैसा मेथड यूज करेगा, उसका मन करेगा वो रिपीट करेगा, उसका मन करेगा वो रिपीट नहीं करेगा। तो टीचर को सेंटर में रखा गया तो ऑब्वियस सी बात है भाई लेक्चर मेथड तो होगा, टीचर आएगा लेक्चर देके चला जाएगा। एक्टिव लर्निंग तो किसी भी हाल में नहीं हो रही है, एक्टिव लर्निंग तब होती है जब बच्चा यानी कि जो चाइल्ड है वो सेंटर में होता है। तो जब वो सेंटर में होगा, बच्चे को केंद्र में रख करके अगर टीचिंग कराई जाएगी ना तो बच्चा फिर एक्टिव होता है। अभी बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चा यहाँ पर पैसिव हो जाएगा। तो ये 2 है ना, यही आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब इसके अंदर ना तो कोई यूनिट प्लानिंग हो रही है ना ही कोई यूनिट टेस्ट होगा, क्योंकि बच्चा केंद्र में नहीं है। ये मकसद नहीं है कि बच्चे को चीजें समझ में आए, मकसद ये है कि बस टीचर आ रहा है पढ़ा के और जा रहा है। तो इसके अंदर कोई भी यूनिट टेस्ट नहीं है। और असेसमेंट एग्जामिनेशन की बात होगी तो समेटिव होगा, फॉर्मेटिव नहीं होगा। फॉर्मेटिव कब होता है? फॉर्मेटिव तब होता है जब बच्चा चाइल्ड जो है वो सेंटर में होता है। भाई यहाँ पर टीचर को फर्क पड़ता है बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर वो फॉर्मेटिव असेसमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पर कौन सी अप्रोच है? यहाँ पर टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। तो इसके अंदर वो क्या करेगा? टीचर एक बार बस एग्जाम लेगा, समेटिव एग्जाम एट द एंड ऑफ द ईयर, और बस ये बता देगा कि आपके इतने नंबर आए हैं। ठीक है, समेटिव कब होता है? बस जस्ट आपको ये जज करने के लिए होता है कि आपके इतने नंबर आए हैं और चलो प्रमोट हो जाओ नेक्स्ट क्लास में। फॉर्मेटिव होता है जो कि बेस्ट होता है, वो बच्चे के लिए होता है। बच्चा जब आप कोर्स का डिलीवरी कर रहे हो उसी दौरान उसकी सारी समस्याओं को सुलझाया जाए, वो फॉर्मेटिव होता है। तो इसमें तो समेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एक्टिव लर्निंग तब होती है जब क्या होगा? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होगी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, अधिगम केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषता पूछी गई है। करिकुलम को डेवलप करना,
प्ले वे और जॉयफुल मेथड इसकी विशेषता है, लर्नर एज कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है, या फिर पार्टिसिपेटरी डिसिप्लिन है। अब देखो सारी चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी यहाँ पर, बट आपको ना इसमें से बेस्ट लाइन चुननी है, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, और लर्निंग तो आपके बच्चे ही हैं, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, आप लर्निंग को ही जो एक तरीके से भाव दे रहे हैं, तो इसके अंदर एक सबसे बेस्ट लाइन आपको चुननी है। तो जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ते हैं तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। और ये कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि जो एक तरीके से बच्चे जो अपने नॉलेज को स्वयं कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। थर्ड ऑप्शन नंबर सी आपका जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपको लगता है कि सारे ही ऑप्शन अच्छे अच्छे, फिर उसमें ना कुछ मेन एक ऐसा ऑप्शन होता है जो आपको बेस्ट अट्रैक्ट करता है, आपको उसे चूज करना होता है। विच इज नॉट ए फीचर ऑफ ग्रुप लर्निंग, इसमें से एक समूह अधिगम की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाती है, कमिटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू द एक्टिविटी। जब पार्टिसिपेशन होगा, जब बच्चे आपस में भागीदारी दिखाएंगे, तो बच्चे की जो कमिटमेंट है, क्रिया के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसमें वृद्धि होती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें नोट पूछा है जबकि ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है। भी पार्टिसिपेशन कर रहा है तो बच्चे की कमिटमेंट तो बढ़ेगी ही ना। एब्सेंस ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच टू वर्क या फिर वैरायटी ऑफ आइडियाज कैन बी जनरेटेड थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग, वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस आर एक्वायर्ड। अब देखो इसको ना ध्यान से देखो, अच्छे से एक बार समझना है, दूसरी बार पढ़ो, बट आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कौन सा आंसर इसका आंसर है, बिकॉज इसमें नोट पूछा है। अब ये तो आपके फीचर हो गया। जब आप इसको देखते हैं तो जब आप ग्रुप लर्निंग करते हैं तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ आइडियाज जनरेट होते हैं। जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबका सोचने का तरीका अलग होगा, सबका एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग होगा, तो बहुत सारे आइडियाज जनरेट होंगे क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, ठीक है। आपके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में स्टॉर्म हुआ है, मतलब एक ऐसा तूफान है जो कि बच्चा कई तरीकों से, एक सवाल का बच्चा कितनी तरीके से आंसर निकाल सकता है, तो बच्चा कितनी वे से उस समस्या को सोल्व कर रहा है, कैसे उसको देख रहा है, वो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो ये भी बहुत सही बात है, ठीक है, जो कि फीचर हो जाता है ग्रुप लर्निंग का। उसके बाद कह रहा है कि वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे, हर बच्चे का अपना एक्सपीरियंस होता है, सब बच्चा अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेगा ग्रुप लर्निंग में, एक दूसरे सारे बच्चे आपस में एक दूसरे से लर्निंग भी करेंगे, तो ये भी इसका फीचर हो जाता है। जो फीचर नहीं है वो ये है, ये कह रहा है एब्सेंस ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच, यानी कि जो अप्रोच आपकी होती है उसका एब्सेंस है वर्क में। एब्सेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना, कार्य के प्रति आपका व्यवस्थित उपागम का अभाव, तो ये आपका जो लाइन है ना, ये बहुत नेगेटिव लाइन है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज बच्चे आपस में जब ग्रुप में लर्न करते हैं तो सारी चीजें आपस में मिलकर के सीख रहे होते हैं, ठीक है। Which of the following could be used to reduce achievement difference among students? छात्रों के बीच में achievement difference को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किसका प्रयोग किया जा सकता है? achievement difference का मतलब होता है जैसे कोई बच्चा काफी अच्छा कर गया स्कोर, कोई बच्चा बहुत कम रह गया, तो ये ऐसा क्या किया जाए कि इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, एक बच्चा बहुत अच्छा कर पा रहा है, एक बच्चा एवरेज कर पा रहा है, एक बच्चा बहुत ही बिलो एवरेज कर रहा है, तो ये जो डिफरेंस है इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो है स्कूल में उसको बढ़ा देंगे, उसको एनहांस कर देंगे, उसके एक्सपेक्टेशंस को हाई कर देंगे, जो कि रिवार्ड्स के साथ एसोसिएट करता है, ये कभी नहीं करेंगे। लिमिटिंग स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी, लिमिटिंग कभी नहीं करते हैं, ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगा, बल्कि ये आपका लाइन देखो, यूजिंग वेराइटी ऑफ टीचिंग एड्स टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, यानी कि आप ये देखेंगे कि किस बच्चे को क्या चीजें समझ में नहीं आ रही है और आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो टीचिंग के एड्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप शिक्षण को और अधिक प्रभावी ढंग से जो है एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एन अनहैप्पी इंसिडेंट अकर्ड इन ए क्लास द टीचर शुड फाइंड सॉल्यूशन बाय। एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा वाक्य आपकी क्लास में हुआ है जो अच्छा नहीं है, जो अनहैप्पी है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? आप इस मैटर को उसकी बच्चा जो है उसके परिवार के साथ डिस्कस करेंगे, आप अपने कलीग्स के साथ, जो आपके साथी शिक्षक है उनके साथ डिस्कस करेंगे, आप प्रिंसिपल के साथ डिस्कस करेंगे, या फिर आप इस मैटर को क्लास में ही डिस्कस करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये अगर आप एक अच्छे शिक्षक की जो क्वालिटी है अगर वो रखते हैं तो आप ना परिवार तक जाएंगे, ना आप अपने कलीग्स को बताएंगे, और ना ही आप प्रिंसिपल तक जाएंगे। आप एक अच्छे टीचर हैं, आपको पता है आपके क्लास में क्या चल रहा है, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इस मैटर को क्लास के अंदर ही सुलझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है।
कहता है एक टेक्स्ट बुक इज नॉट मच यूजफुल इन, एक पाठ्य पुस्तक इसमें अधिक उपयोगी नहीं है, नोट पूछा है। मेंटेनिंग द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कंटेंट मैटर, जो कंटेंट है उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस है, मतलब एक वो सीक्वेंस में है ना, तो जैसे एक सीक्वेंस चली आती है ना भाई, कोई भी चीज है वो आपकी एक क्रम में होती है, तो आपकी बुक में भी चीजें आपकी क्रम में होती है, तो उस सीक्वेंस को मेंटेन करती है। मास्टरिंग ऑफ द कंटेंट मैटर, विषय वस्तु पर अधिकार रखने में, डाइवर्जेंट थिंकिंग में भी, या फिर गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट इवैल्यूएशन। तो देखो आपका एक लॉजिकल सीक्वेंस भी एक बुक का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है, टेक्स्ट बुक यूजफुल होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है, मतलब ये एक समस्या, इसको आप कितनी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग है, यानी कि आपकी सोच यहाँ पर ओपन हो जाती है, आपकी जो थिंकिंग है वो एनहांस हो जाती है, आप कई लेवल पे सोच सकते हो, कई एंगल से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, तो वो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाती है। और एक बुक जो है बिल्कुल इस चीज का काम करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करती है छात्र मूल्यांकन के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज मूल्यांकन आपका बेसिकली जो टीचर है वो भी वो करेगा कैसे, बुक्स के अकॉर्डिंग या फिर अपने अकॉर्डिंग भी कर सकता है। बट यहाँ पर कह रहा है कि जो बुक्स है वो यूजफुल होती है कंटेंट पर सिर्फ मास्टरी के लिए, मास्टरी ऑफ द कंटेंट मैटर, तो ऐसा नहीं होता है ना, सिर्फ कंटेंट का जो विषय वस्तु है उस पर ही आपको मास्टरिंग नहीं करनी है, आपको हर चीज पर मास्टरी करनी है, आपका जो अदर एस्पेक्ट आ जाता है उसके ऊपर भी आपको मास्टरी करनी है, सिर्फ आपको किताबों तक सीमित नहीं रहना, सिर्फ आपको किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है टू डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमंग सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है इसके अंदर बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को एनहांस करना है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है ऐसी थिंकिंग जो मतलब आप कल्पना कर सकते हो किसी भी चीज के बारे में। एक होता है कंक्रीट, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का मतलब होता है जो आपके सामने प्रेजेंट हो, जिसको आप देख करके ही समझ सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो आप दिमाग में मतलब ख्यालों में लाकर भी आप उस चीज को, जो आपके सामने प्रेजेंट नहीं हो सकता बट आप उस चीज को इमेजिन कर सकते हो, आप अपने दिमाग में उस चीज को ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो वो थिंकिंग एनहांस करने के लिए सोशल साइंस के स्टूडेंट्स है, यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स है, सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है, कौन सा आपका एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाता है कि पहले आप टीच करो कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एंड देन टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पहले आप बच्चे को नागरिकता पढ़ाएं, उसके बाद आप क्या पढ़ाएं, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाएं, या फिर आप पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन संवैधानिक संरचना पढ़ाएं एंड देन फिर बाद में आप क्या करेंगे, लोकतंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। फिर आप पहले आप कंसेप्ट करेंगे कंज्यूमर राइट्स का, जो उपभोक्ता अधिकार है उसके बारे में बात करेंगे एंड देन टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। पहले आप फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, बाद में आप पीपल एज ए रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जब बात आती है तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि पहले हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, पहले हम बच्चे को नागरिकता यानी कि जो सिटीजनशिप है उसके बारे में पढ़ाएंगे एंड देन बाद में हम पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पर बच्चे को पढ़ाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पैटर्न अमंग द स्कूल स्टूडेंट्स। इसमें से कौन सा आपका एक करेक्ट ऑर्डर हो जाता है डेवलपमेंट थिंकिंग पैटर्न का स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। चिंतन पैटर्न के विकास का निम्नलिखित में से सही क्रम बताना है आपने। पहले आपकी कंसेप्चुअल थिंकिंग आती है, परसेप्चुअल थिंकिंग आती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आती है, कौन सी आती है? तो इसके अंदर आप सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले आपकी परसेप्चुअल थिंकिंग आती है, ठीक है। सबसे पहले परसेप्चुअल कहाँ है, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सबसे पहले आपकी परसेप्चुअल थिंकिंग आती है, उसके बाद आपकी कंसेप्चुअल थिंकिंग है। पहले आप परसेप्शन बनाते हो किसी भी चीज के बारे में, फिर आप उस चीज का कंसेप्ट सीखते हो, फिर आप अपनी कंसेप्चुअल थिंकिंग बनाते हो, देन आप रिफ्लेक्ट करते हो चीजों को, ठीक है, देन आप रिफ्लेक्ट करते हो, उसके बाद आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर एनहांस होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाता है। ये सब आप चीजें सब पढ़ करके आए हैं, आपको पता है इन चीजों के बारे में। उसके बाद कह रहे हैं नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब प्रारंभ करी गई थी? 82 में, 14 में, 17 में या फिर 6 में, कब करी गई थी? तो इसका आंसर है बिल्कुल आपका 2014 के अंदर करी गई थी। तो 2014 के अंदर जो उस टाइम के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने किया था, और गांधी जी के जन्मदिन के ठीक 8 दिन के बाद 10 अक्टूबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा डाटाबेस है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन इंडिया द पॉपुलेशन दैट सफर्स फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर इज। भारत में वो जनसंख्या जो मानसिक विकारों से ग्रस्त है वो कौन सी है? 6 से 7% है, 3 से 4% है, 9 से 10 है, या फिर 11 से 12% है? तो आप इसको 1 मार्क करेंगे। 6 से 7% जो है आपका मानसिक विकारों से कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है वो आपकी ग्रसित है इंडिया के अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन देयर टीचिंग लर्निंग सिचुएशन दे आर यूजिंग। यहाँ पर जो अध्यापक है, जो बच्चे हैं, वो एक तरीके से अपनी जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसके अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब है, बिल्कुल डूबे हुए हैं। तो वो किस माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? वो बिल्कुल डूबे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, अचेतन मन है, या फिर पार्टिसिपेटिव माइंड है, या फिर सबकॉन्शियस माइंड है। तो चीजें चली आ रही है, मतलब ऐसे वो बस लगे हुए हैं, उनको नहीं पता है चीजें कैसे क्या चल रही है, बस वो लगे हुए हैं, उनका काम चल रहा है, वो बिल्कुल भी ऐसे एक्टिव होकर के नहीं, बस वो अपनी उसमें डूबे हुए हैं, चली हुई है सारी चीजें। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर केवीएस ने इसको करेक्ट माना है, सबकॉन्शियस माइंड को आप मार्क करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है एग्जाम्स में आए हुए हैं, अगर आप ये बना पाते हो तो मतलब आपके कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स बन सकते हैं, आपकी जो पकड़ है वो अच्छी है। सो आज इतना ही है। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड शेयरिंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर अपना फीडबैक दे, सभी के साथ शेयर करें और इस सीरीज को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आपका 9 से 10 सितंबर को आपका एग्जाम है प्री का, और सारी चीजें आपके साथ यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही जो HPSC के लिए प्रैक्टिस सीरीज मैंने पहले से भी आपको कवर करवा रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैंने आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, टॉपिक वाइज, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अलग से कराए हैं, फिर जो एडोलेसेंस है उसके अलग से कराए हैं, जो आपकी थ्योरीज है उनके अलग से कराए हैं, मेंटल वाले जो आपका जो हेल्थ है उससे अलग से कराए हैं। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस जो है अलग से डिस्कस कर रखे हैं टॉपिक वाइज, और जो नहीं हुए हैं उनको हम अब कवर कर लेंगे। तो उस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।